तो शिफ्टिंग फार्मिंग जो है, इसमें क्या होता है कि भूमि का एक टुकड़ा जो होता है वो कुछ टाइम के लिए फसल बोने के लिए चुना जाता है। जब कुछ सालों में उस भूमि के टुकड़े का उपजाऊपन जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो उस भूमि के टुकड़े को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है और शिफ्ट कर लिया जाता है नई भूमि के टुकड़े पर। तो कृषि एग्रीकल्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो कृषि किसी भी देश की आधारशिला होती है। पूरे विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर खेती मतलब कृषि की जाती है। कृषि के अंतर्गत बहुत सारी फसलें आती है जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हो सकती है, गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब खाद्यान्न फसलें होती है। नकदी फसलें जिसमें मसाले, गन्ना, तंबाकू, ये सभी नकदी फसलें के अंतर्गत आते हैं। बागानी फसलें जैसे कि कॉफ़ी, चाय, रबर, ये सब बागानी फसलें के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रेशेदार फसलें होती है जिसमें कपास, जूट, इन सबको रखा जाता है। तो इस तरीके से देखिए फसलों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए जो विश्व की प्रमुख कृषि फसलें हैं उनको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ 12 से 13 इंपॉर्टेंट फसलों को मैंने निकाला है जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। ओके, तो चलिए देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राइस मतलब चावल की। तो ये एशिया की सबसे प्रमुख धान फसल है। पूरे विश्व में 90% चावल जो है दक्षिण एशिया में ही पैदा होता है। ठीक है, दक्षिण एशिया मतलब चाइना, भारत, इंडोनेशिया, इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा चावल जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल प्रोडक्शन करने वाले, उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है चाइना, दूसरे नंबर पर आता है भारत, तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। ओके, ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। जितने भी फसल हम डिस्कस करेंगे उसमें देखिए पहला दूसरा नंबर तो आपको याद रखना ही है। तीसरा अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला दूसरा तो आपको हर फसल का याद रखना है कि कौन पहले स्थान पर है प्रोडक्शन में और कौन सेकंड नंबर पर है। तो यहाँ पर देखिए चाइना पहले नंबर पर है, भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर हमने एक टर्म को यूज़ करा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, रोम इटली में स्थित है। अब आगे देखिए चावल की फसल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो किस देश में है, भारत में है, 43 मिलियन हेक्टेयर। जबकि चाइना के पास चावल की फसल के लिए जो क्षेत्रफल है वो 30 मिलियन हेक्टेयर है। फिर भी चाइना जो है भारत से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है राइस का। क्यों? क्योंकि भारत में जो क्षेत्र हैं उसमें सिर्फ आधे भाग पर ही सिंचाई की जाती है। तो ये कारण है जिसकी वजह से भारत जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। और ध्यान रखिएगा धान जीन बैंक जो है वो भी फिलीपींस में ही स्थित है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। धान जीन बैंक और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान फिलीपींस में स्थित है। आगे ध्यान दीजिएगा, संकर धान जो है वो चीन में बोया जाने वाला सबसे लोकप्रिय चावल है। चीन के चावल क्षेत्र के आधे भाग पर यही चावल जो है वो बोया जाता है। तो संकर धान का संबंध किससे है, चाइना से है। आगे देखिए जो किसान होते हैं वो धान की खेती को 5 से 15% तक बढ़ाने के लिए एक जैविक खाद का यूज़ करते हैं। जैविक खाद बोले चाहे आप जीवाणु बोलिए, उसे बैक्टीरिया बोलिए, एक जैविक खाद का यूज़ करते हैं। उस जैविक खाद का नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है, एजोला एनाबिना। अब इसका नाम एजोला एनाबिना कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए एजोला जो होता है वो पानी के ऊपर पनपने वाले छोटे पौधे होते हैं और इन पौधों की पत्तियों में एक सूक्ष्म जीव एनाबिना होता है। क्लियर? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एजोला एनाबिना। ये जो एनाबिना होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। नील हरित शैवाल जिसे हिंदी में बोला जाता है उसी का एक टाइप होता है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये फसलों के नाइट्रोजन और बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और साथ ही जमीन की जो उर्वरक क्षमता होती है उसे भी बढ़ाते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? तो आपको समझ में आया किसान जो होते हैं धान की खेती को 5 से 15% बढ़ाने के लिए किस जैविक खाद का यूज़ करते हैं, एजोला एनाबिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आता है। आगे हम जो अगली फसल डिस्कस करेंगे वो है गेहूँ। तो देखिए गेहूँ जो है वो उत्पादन की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। गेहूँ की जन्मभूमि किसे बोला जाता है, फिलिस्तीन को बोला जाता है। ओके, गेहूँ का पौधा जो होता है वो शीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है, मतलब ठंडी जलवायु का पौधा होता है। ठीक है, इसकी पैदावार के लिए
टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो होता है वो सही होता है गेहूं के पौधे के लिए। अगर हम बात करें कि विश्व में ऐसे 3 देश जो सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं तो वो कौन से हैं, देखिए पहले नंबर पर आता है चाइना, सेकंड नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर आता है रशिया, रूस। ठीक है, चीन, भारत और रशिया, तो ये सीक्वेंस हमको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि गेहूं फसल के क्षेत्रफल में कौन सा देश जो है वो पहले नंबर पर आता है, तो कौन सा देश है, भारत। ठीक है, गेहूं फसल के क्षेत्रफल में भारत जो है विश्व में पहले नंबर पर आता है। इसके बाद देखिए अगली फसल जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, मक्का। गेहूं और चावल के बाद मक्का तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का जो है वो एक अमेरिकन पौधा है और विश्व में मक्के का लगभग 50% प्रोडक्शन जो होता है वो अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में होता है। इसका जन्म स्थान जो है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा, मक्के का मैक्सिको। मैक्सिको को मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, बर्थ प्लेस जो है इसकी मैक्सिको है। अगर हम बात करें विश्व में 3 ऐसे देश जो मक्का का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, देखिए पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पर आता है ब्राज़ील। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य भोजन के रूप में मक्के का देखिए उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा मध्य अफ्रीका देशों में मक्के का देखिए मुख्य भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगली फसल जो हम डिस्कस करेंगे वो आती है देखिए हमारी गन्ना। विश्व में जो टोटल चीनी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, शक्कर का जो प्रोडक्शन होता है वो 60 से 70% गन्ने से ही प्राप्त किया जाता है। अगर गन्ने की बर्थ प्लेस की बात करें तो वो किसे माना जाता है, भारत को माना जाता है। ठीक है, भारत को गन्ने की जन्मभूमि माना जाता है। विश्व में 3 सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोडक्शन करने वाले देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर आता है ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर आता है भारत, तीसरे नंबर पर आता है चाइना। ठीक है, भारत देखिए गन्ना प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है विश्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए हमने बात करी थी कि गन्ने की फसल से 60 से 70% जो है शक्कर प्राप्त की जाती है, चीनी प्राप्त की जाती है। तो इस तरीके से उत्पादित चीनी का सबसे ज़्यादा देखिए भाग एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है, कौन सा करता है, देखिए थाईलैंड। 82% भाग जो है थाईलैंड निर्यात कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। क्लियर। आगे देखिए इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्यूबा जो देश है उस देश में गन्ना उत्पादन प्रमुख रूप से होता है जिससे चीनी प्राप्त की जाती है। इसीलिए विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा मतलब शुगर बॉल कहा जाता है। शुगर बॉल किसे कहा जाता है, क्यूबा देश को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। आगे देखिए अगली फसल को हम डिस्कस करते हैं जो कि है चुकंदर, शुगर बीट। विश्व में चीनी के कुल उत्पादन की 30 से 40% भाग जो है वो चुकंदर से ही प्राप्त की जाती हैं। अभी हमने बात करी थी गन्ने से 60 टू 70% जो है वो चीनी प्राप्त की जाती हैं। चुकंदर से 30 से 40% भाग जो है शक्कर जो है वो प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, चुकंदर से चीनी बनाने की जो प्रोसेस थी वो सबसे पहले कहाँ पर देखिए स्टार्ट हुई थी, जर्मनी में स्टार्ट हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि विश्व में ऐसे 3 देश कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा चुकंदर का देखिए उत्पादन करते हैं, तो पहले नंबर पर आता है देखिए रशिया, रूस, दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। रूस, फ्रांस और जर्मनी। रूस और फ्रांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहले दूसरे नंबर पर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखिएगा, यूक्रेन जो देश है उसमें संपूर्ण चीनी का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो चुकंदर से ही किया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगली फसल आती है हमारी कॉटन, कपास। तो भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, रेशे की लंबाई के अनुसार कपास को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। छोटे रेशे वाले कपास होते हैं, मध्य रेशे वाले कपास होते हैं, लंबे रेशे वाले कपास होते हैं। तो अलग अलग टाइप के देखिए यहाँ पर कपास होते हैं। छोटे रेशे वाली जो कपास होती है इसमें कपास जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है। ओके, और इस तरीके की कपास जो है वो भारत, चीन, इन देशों में उगाई जाती हैं। मध्य रेशे वाली कपास की बात करें तो इस कपास की लंबाई जो होती है वो 3.75 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की इनकी लंबाई होती है। ओके, विश्व में अधिकांश इसी तरीके की कपास जो है वो उगाई जाती है। इस प्रकार की कपास का देखिए उत्पादन कहाँ पर होता है, नील नदी से लगे देशों में किया जाता है। इसे मिस्र की कपास के नाम से भी जाना जाता है। राइट। अगर हम बात करें कि विश्व के 3 प्रमुख देश जो कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले देश कौन कौन से हैं, पहले नंबर पर आता है चाइना, दूसरे नंबर पर आता है भारत,
तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। ओके, अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले नंबर पर आता है। 2202 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन करता है कॉटन का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पहले नंबर पर आता है वो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके बाद लावे से जिन मैदानों का देखिए निर्माण हुआ है, उन मैदानों पर अक्सर कपास की खेती ही की जाती है। इसके बाद देखिए अगली हमारी फसल आती है तंबाकू। तंबाकू की खेती के लिए हाई टेम्परेचर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर हम बात करें कि विश्व में 3 सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाले देशों की, तो पहले नंबर पर आता है चाइना, दूसरे नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील। चाइना, भारत और फिर ब्राज़ील। इसके बाद देखिए अगली फसल आती है रबर। रबर जो है वो बागानी फसल के अंतर्गत आती है, जिसे लेटेक्स पेड़ के रस से प्राप्त किया जाता है रबर को। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो दक्षिण पूर्व एशिया में किया जाता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रबर का जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है। रबर का अगर उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है देखिए थाईलैंड, सेकंड नंबर पर आता है इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर आता है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम और मलेशिया जो है वो उनमें टक्कर रहती है, तो आप तीसरे नंबर पर दोनों देशों को ही समझ सकते हो, वियतनाम या फिर मलेशिया। ठीक है, तो थाईलैंड, सेकंड नंबर पर आता है इंडोनेशिया, फिर तीसरे नंबर पर आता है वियतनाम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अमेरिका जो है रबर का सबसे प्रमुख आयात मतलब इंपोर्ट करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट रबर का देखिए कहाँ पर होता है, अमेरिका में होता है। सबसे ज़्यादा रबर की खेती जो है वो कहाँ पर की जाती है, इंडोनेशिया में की जाती है। पहले भारत में की जाती थी, पर अब इंडोनेशिया पहले नंबर पर आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा रबर की खेती की जाती है। रबर की खेती का अगर मूल स्थान की बात करें तो वो कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी रबर की खेती का मूल स्थान था। ठीक है, सबसे पहले। तो ये हमने देखिए रबर की फसल को अच्छे से डिस्कस करा। इसके बाद देखिए अगली फसल को हम डिस्कस करते हैं जो कि है कॉफ़ी। हिंदी में इसे बोला जाता है कहवा। अफ्रीका के इथोपिया को कॉफ़ी का जन्मदाता कहा जाता है। कॉफ़ी की देखिए 3 प्रमुख किस्में होती है जो कि वर्ल्ड में फेमस है। पहली देखिए कौन सी है, लाइबेरिया, सेकंड आती है अरेबिका और तीसरी आती है रोबस्टा। अरेबिका जो आती है वो सबसे बेस्ट किस्म होती है कॉफ़ी की, और जो तीसरी रोबस्टा है ये देखिए भारत और अफ्रीका में इसे सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है, रोबस्टा कॉफ़ी को। अगर कॉफ़ी के प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में देखिए 3 प्रमुख देश कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आता है ब्राज़ील, सेकंड नंबर पर आता है वियतनाम और तीसरे नंबर पर आता है कोलंबिया। ठीक है, पहले और दूसरे नंबर बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। पहले नंबर पर कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ब्राज़ील, सेकंड नंबर पर वियतनाम। आगे देखिए यूएस का जो एक शहर है, हवाई शहर, उसमें उत्पन्न होने वाली जो कॉफ़ी है उसको एक विशेष नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोना कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हमने बात करी कि ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आता है। तो ब्राज़ील में जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कॉफ़ी प्लांटेशन होता है उसे वहाँ पर क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या बोला जाता है, फजेंडा। एक इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती जो है वो लीफ जस्ट रोग के कारण, पर्णकीट रोग के कारण बंद कर दी गई है कुछ समय पहले। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगली फसल हम डिस्कस करते हैं चाय। तो चीन को चाय का जन्मदाता देश कहा जाता है। चाय जो है वो बगानी कृषि के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें कि विश्व के 3 प्रमुख देश जो चाय का प्रोडक्शन करते हैं, चाय का उत्पादन करते हैं, तो पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, चाइना, सेकंड नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर आता है केन्या। पहले पे चाइना, दूसरे पे भारत, तीसरे पे आता है केन्या। अगर हम बात करें कि चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात, एक्सपोर्ट जो है वो कौन सा देश करता है, तो वो करता है केन्या देश। ठीक है, चाय में देखिए कौन कौन से तत्व की उपस्थिति होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। थिनाइन, कैफीन, टेनिन, इन तत्वों की देखिए यहाँ पर उपस्थिति होती है चाय में। ठीक है, थिनाइन, कैफीन, टेनिन, इन तत्वों की उपस्थिति होती है। आगे देखिए चाय की एक कैटेगरी होती है ग्रीन टी। इसके प्रोडक्शन की बात करें तो विश्व में देखिए पहले स्थान पर कौन आता है, ब्राज़ील आता है। ठीक है, ग्रीन टी के प्रोडक्शन में विश्व में पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, ब्राज़ील आता है। इसके बाद देखिए अगली फसल आती है हमारी कोकोआ। कोकोआ जो है बेसिकली देखिए एक बीज होता है जो कि कोको नामक पेड़ के फल से प्राप्त किया जाता है। अगर इसके सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है देखिए आइवरी कोस्ट। अफ्रीका का देश है आइवरी कोस्ट।
कोकोआ के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है घाना और तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगली फसल आती है जूट। तो जूट एक रेशेदार फसल होती है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड में किया जाता है। विश्व के 3 सबसे बड़े जूट उत्पादक देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आता है भारत, सेकंड नंबर पर आता है बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। विश्व का 55% जूट जो है वो सिर्फ भारत में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और बांग्लादेश में देखिए 41% और चाइना में 13% जूट का देखिए प्रोडक्शन होता है। आगे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान जो है वहाँ पर विश्व का सर्वाधिक जूट जो है वो उत्पादित किया जाता है। किस क्षेत्र में? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान में। जूट उत्पादन देशों में अगर बात करें कि सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो उसमें आता है पहले नंबर पर बांग्लादेश। ठीक है, प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन करने में पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश। एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी देखिए, यहाँ पर हमने डिस्कस करा कि पहले नंबर पर जूट प्रोडक्शन में भारत आता है, सेकंड नंबर पर बांग्लादेश आता है। तो मसालों के प्रोडक्शन में भी ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर भारत, सेकंड नंबर पर बांग्लादेश आता है। ठीक है, जूट और मसाले प्रोडक्शन में पहले नंबर पर भारत, सेकंड नंबर पर बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 12 से 13 इंपॉर्टेंट फसलों के प्रोडक्शन का डेटा हमने डिस्कस करा। इसके अलावा भी देखिए मैं आपको 4 महत्वपूर्ण फसलों के प्रोडक्शन का डेटा जो है वो बता रहा हूँ, वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ज्वार के प्रोडक्शन में देखिए नाइजीरिया पहले नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है भारत। मूंगफली के प्रोडक्शन में चाइना पहले नंबर पर, भारत सेकंड नंबर पर और तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। दलहन के प्रोडक्शन में देखिए दलहन दाल के प्रोडक्शन में भारत जो है वो पहले नंबर पर आता है, रूस दूसरे नंबर पर आता है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। सोयाबीन के प्रोडक्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर और अर्जेंटीना आता है तीसरे नंबर पर। तो बस ये 4 जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं फसलें, इनको बस एक बार आप देख लीजिएगा, ज्वार, मूंगफली, दलहन और सोयाबीन। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी प्रमुख फसल है आलू, प्याज, टमाटर जिनका यूज़ जो है हम डेली रूटीन में करते हैं। तो इनके प्रोडक्शन का देखिए एक सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, आलू, प्याज और टमाटर तीनों के लिए। पहले नंबर पर आता है देखिए चाइना हाईएस्ट प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पर आता है भारत। तो आलू, प्याज, टमाटर के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं फलों की। तो फलों के प्रोडक्शन में भी बहुत आपको इजी तरीके से बताऊंगा मैं, थोड़ा मैंने कैटेगरी बना दी है। तो ध्यान रखिएगा, सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती और नींबू, इन सब के प्रोडक्शन में जो देश पहले नंबर पर आता है वो कौन आता है? चाइना। इसके अलावा देखिए केला, अनार, आम, पपीता और आंवला, इन सब के प्रोडक्शन में जो देश पहले नंबर पर आता है वो कौन सा आता है? भारत। मेन भारत और चाइना में ही देखिए यहाँ पर फाइट होगी, आपको ऑप्शन इन्हीं में से ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा नारियल के प्रोडक्शन में इंडोनेशिया आप ध्यान रख सकते हो इजीली, संतरे और अमरूद के प्रोडक्शन में ब्राज़ील आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती और नींबू के प्रोडक्शन में चाइना पहले नंबर पर, केला, अनार, आम, पपीता और आंवला, इनके प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर। ठीक है, नारियल से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि नारियल प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश आता है? तो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है नारियल का इंडोनेशिया में। भारत जो है वो फलों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर भारत आता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है भारत। तो ये देखिए हमने फलों के प्रोडक्शन का डेटा भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आगे देखिए अब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करेंगे। दो मैं आपसे कृषि के टाइप्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अलग अलग तरीके की कृषि होती है, उनके 2 टाइप्स जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृषि का देखिए पहला टाइप जो डिस्कस करूंगा वो है स्थानांतरित कृषि, जिसे बोला जाता है शिफ्टिंग फार्मिंग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो शिफ्टिंग फार्मिंग जो है इसमें क्या होता है कि भूमि का एक टुकड़ा जो होता है वो कुछ टाइम के लिए फसल बोने के लिए चुना जाता है। जब कुछ सालों में उस भूमि के टुकड़े का उपजाऊपन जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो उस भूमि के टुकड़े को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है और शिफ्ट कर लिया जाता है नई भूमि के टुकड़े पर। उसे फिर फसल बोने के लिए चुना जाता है। ठीक है, 10-12 साल में वो जो छोड़ा गया भूमि का टुकड़ा था उस पर वनस्पति पौधे उगने लगते हैं, तब उसकी कटाई करके कृषि के लिए उस भूमि को फिर से तैयार किया जाता है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक भूमि का टुकड़ा फसल के लिए यूज़ करा, जब उसमें उपजाऊपन खत्म हो गया तो फिर नए भूमि के टुकड़े पर शिफ्ट हो गए
उस भूमि के टुकड़े को वैसे ही छोड़ दिया गया। फिर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कुछ सालों में वहाँ पर पेड़ पौधे उगाए, जिससे कि उस भूमि की उर्वरक क्षमता जो है फिर से बढ़ गई। फिर वहाँ पर वापस से खेती की जा सकती है। तो इस तरीके से शिफ्ट किया जाता है शिफ्टिंग फार्मिंग के अंतर्गत। समझ में आया आपको? अब देखिए, भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसको अलग अलग क्षेत्र में कई नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है, एक उत्तर पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम की खेती के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में इसे देखिए पोड़ू के नाम से जाना जाता है, पर हमको देखिए फोकस करना है पूरा उत्तर पूर्वी भारत पे। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में झूम की खेती के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए, ये हमने भारत की बात करी, ऐसे ही पूरे विश्व में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि भारत में झूम, थाईलैंड में तमराई के नाम से, म्यांमार में तुंगिया के नाम से, श्रीलंका में चेन्ना, ब्राज़ील में रोका, ग्वाटेमाला में मिल्पा, मलेशिया में लदांग, इन नामों से देखिए स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो अब इनका नाम याद करना तो बहुत डिफिकल्ट है। 100% अगर आप आज याद करोगे तो 3-4 दिन बाद भूल जाओगे। तो इसके लिए हमको देखिए यहाँ पर ट्रिक रिक्वायर्ड है, हमको ट्रिक से ही इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो मैंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है, आप बस वो स्टोरी सुनिए, ऑटोमेटिकली देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 100% बिल्कुल सही कर दोगे। बस एक ही बार इसको ट्रिक को सुनना है आपको। तो देखिए ट्रिक क्या है हमारी, एक आदमी है जो कि स्थानांतरित कृषि करता है, शिफ्टिंग फार्मिंग करता है ये। अब शिफ्टिंग फार्मिंग करने के लिए ये अलग अलग देश में गया, तो वहाँ पर इसके साथ में क्या क्या घटना घटती है वो हम इस ट्रिक में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पर गया, मलेशिया में गया। तो मलेशिया में गया, वहाँ जाकर इसने अच्छे से खेती नहीं करी, तो लोगों ने इसको खूब सुनाया। ठीक है, तो मलेशिया से इसको क्या मिला, दाग मिला। अच्छी खेती नहीं करने की वजह से मलेशिया में इसको क्या मिला, दाग मिला। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लाइन आपको बोलना है, मलेशिया से दाग मिला, मलेशिया से दाग मिला, मलेशिया से दाग मिला। 4-5 बार बोल लीजिए इसको, ये लाइन आपके ऑटोमेटिकली ज़ुबान पर सेट हो जाएगी। मलेशिया में दाग मिला, मलेशिया से दाग मिला, मलेशिया से दाग मिला। ओके, तो मलेशिया से दाग लेने के बाद में ये आदमी कहाँ पर गया, म्यांमार गया। ठीक है, और देश के नाम में स्पष्ट है मार, तो वहाँ के लोग जब भी ये खेती करता था तो इसको मारते थे। तो ऐसे मार खा खा के तो खेती इससे नहीं हुई, तंग आ गया ये, तो ये वहाँ से चला गया श्रीलंका। तो म्यांमार से ये तंग आ गया, म्यांमार से तंग आ गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मार खाकर ये तंग आ गया था, तो खेती इससे हुई नहीं अच्छे से वहाँ पर। उसके बाद चला गया श्रीलंका, तो श्रीलंका में भी देखिए अच्छे से खेती नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन का अभाव था, ज़मीन वहाँ पर कम थी श्रीलंका में, तो स्थानांतरित कृषि जो है शिफ्टिंग फार्मिंग कर ही नहीं पाया। तो वहाँ से इसको चेन्नई भेज दिया। चेन्नई मतलब भारत में जब आया ये, ठीक है, तो वहाँ पर इसको खूब सारे खेत दिखे, तो खूब झूम झूम कर इसने शिफ्टिंग फार्मिंग जो है वो की, स्थानांतरित कृषि की। भारत के बाद ये आदमी कहाँ पर गया, ब्राज़ील गया। ब्राज़ील जाने पर इसको वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी पसंद आया और बहुत अच्छी इसने वहाँ पर खेती करी, स्थानांतरित कृषि की। तो ब्राज़ील वालों ने इसको रोक लिया। ठीक है, ब्राज़ील में इसको रोक लिया, ये बार बार आप बोलिए, ब्राज़ील में रोक लिया, ब्राज़ील में रोक लिया। भारत में झूम गया, खेत देखकर झूम गया, भारत में झूम गया। श्रीलंका से चेन्नई भेज दिया, श्रीलंका से चेन्नई भेज दिया। म्यांमार से तंग आ गया, म्यांमार से तंग आ गया। मलेशिया में दाग मिला, मलेशिया में दाग मिला। तो बस ये लाइन को हमको 4-5 बार बोल लेना है, बस एक बार। ठीक है, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ याद हो रही है। एग्जाम में आप देखिए क्वेश्चन देखोगे, इजीली आंसर बना लोगे। अभी हम टेस्ट लगाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये आदमी कहाँ गया, थाईलैंड गया लास्ट में। अब थाईलैंड जो है आप सभी को पता ही है, वहाँ के हाथी बहुत फेमस है। तो वहाँ खेती कर रहा था, खेती करते करते एक हाथी आया और इसके ऊपर चल गया, तो हाथी के नीचे दबकर ये मर गया, तो थाईलैंड में मर गया। ठीक है, तो देखिए हमारी ट्रिक जो थी बस यही थी, एक स्टोरी थी जो आपने ध्यान से सुना। तो चलिए वापस चलते हैं और उन सभी नामों को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो मलेशिया गया था, तो मलेशिया में देखिए अच्छी खेती नहीं करी थी तो दाग मिला था, तो मलेशिया से दाग मिला मतलब लदांग। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए म्यांमार गया था, तो मार, वहाँ पर देखिए खेती कर रहा था तो मारा था इसको, तो तंग आ गया था ये। तो म्यांमार में देखिए तुंगिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तुंग वर्ड में देखिए तंग छुपा हुआ है, ऐसे आप इसको पकड़ सकते हो। म्यांमार के बाद में कहाँ गया था, श्रीलंका गया था, तो श्रीलंका में इसको खेती नहीं मिले, वहाँ पर इतनी ज़मीन की कमी थी, तो वहाँ से इसको चेन्नई भेज दिया।
तो श्रीलंका में देखिए इसे किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि को चेन्ना के नाम से जाना जाता है। फिर भारत आया था ये, तो भारत में खेत देख देख कर ये झूम उठा, ठीक है, तो झूम की खेती के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को भारत में। इसके बाद देखिए कहाँ गया था ये, ब्राज़ील गया। तो ब्राज़ील में इतनी अच्छी खेती करी इसने कि ब्राज़ील वालों ने इसे रोक लिया, तो ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। इसके बाद देखिए कहाँ गया, थाईलैंड गया। तो थाईलैंड में जब स्थानांतरित कृषि कर रहा था तो थाईलैंड के हाथियों ने देखिए इसे दबोच कर मार दिया। तो देखिए थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तमराई के नाम से। तो यहाँ पर मर वर्ड जो है वो छुपा हुआ है। उसके बाद लास्ट में देखिए ध्यान रखिएगा, ग्वाटेमाला। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में माला आ रहा है वर्ड, तो उसी से रिलेटेड देखिए मिल्पा, ठीक है, वर्ड आपको सिमिलर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि स्थानांतरित कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, थाईलैंड से हुई थी। ओके, इसके बाद देखिए कृषि का देखिए सेकंड टाइप हम डिस्कस करते हैं, जो कि है सोपान कृषि। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मैदानी इलाके नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैदानी इलाकों का अभाव होता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के खेत बना देते हैं और खेती करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सोपान खेती बोलते हैं, सोपान कृषि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिए कृषि के हमने दो टाइप डिस्कस करे जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। स्थानांतरित कृषि, उसको अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है वो हमने ट्रिक से याद करा। उसका सेकंड देखिए हमने डिस्कस करा सोपान कृषि। आगे देखिए हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार की कृषियों को किस नाम से जाना जाता है, मतलब हॉर्टिकल्चर को डिस्कस करेंगे। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसे हिंदी में बोला जाता है बागवानी खेती। इसके अंतर्गत फल, सब्जी, पेड़, फूल, इन सभी का उगाना जो होता है वो शामिल होता है। ध्यान दीजिएगा, बागवानी खेती में अन्य खेती के कंपैरिजन में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है बागवानी खेती के अंतर्गत, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर की देखिए अलग अलग ब्रांचेस होती है, पोमोलॉजी, ऑलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर, ये इसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिएगा। पोमोलॉजी जो होती है वो किसे कहा जाता है, फलों की खेती को कहा जाता है। ऑलेरिकल्चर जो है वो किसे कहा जाता है, सब्जियों की खेती को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, ऑलेरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर में देखिए क्या आएगा, फूलों की खेती को कहा जाता है। फ्लोरी और फूल सेम सेम मिल रहा है बिल्कुल, तो उसको तो आप इजीली याद रख सकते हो। विटिकल्चर में देखिए आता है अंगूर की खेती। ओके, तो ये हमने देखिए हॉर्टिकल्चर की कुछ ब्रांचेस डिस्कस करी जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक टेक्निक, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए। पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एरिपोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरिपोनिक कहा जाता है। पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को एरिपोनिक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, एरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरीकल्चर। ओके, आगे देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। जब पौधे या वनस्पति अलग अलग वातावरण में उगती हैं तब उन्हें विशिष्ट क्षेत्र के कारण अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देखिए, जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां या पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है। सेकंड देखिए, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी वाले इलाकों में उगने वाली वनस्पति या पौधे को क्या कहा जाता है, हाइग्रोफाइट कहा जाता है। देखिए हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोफाइट मतलब जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां या पौधे। हाइग्रोफाइट में क्या आएगा, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, नमी वाले इलाकों में उगने वाली वनस्पतियां पौधे को कहा जाता है, ठीक है। ऐसी वनस्पतियां या प्लांट्स जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगती है उसे क्या कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है। देखिए ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं वो मतलब जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है, वनस्पतियां जो होती है वो जीरो के बराबर होती है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो, उसे क्या कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ठंडे क्षेत्रों की मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियां, प्लांट्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रायोफाइट कहा जाता है। इसकी देखिए ट्रिक क्या है, चूंकि ठंडे क्षेत्र की मिट्टी में उग रही वनस्पतियां तो वहां के पौधे जो होते हैं ठंड से क्राय मतलब रोने लगते हैं, तो उससे आप ध्यान रख सकते हो, क्रायोफाइट। इसके बाद देखिए, नमकीन मिट्टी मतलब क्षारीय मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हेलोफाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां जो है
उन्हें क्या कहा जाता है, लियोफाइट कहा जाता है। ओके, तो हाइड्रोफाइट, हाइग्रोफाइट, जीरोफाइट, क्रायोफाइट, हेलोफाइट और लियोफाइट, ये हमने अच्छे से डिस्कस करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है हमारा, पशुपालन, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पशुपालन जो है कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। पशुओं की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो वो कहाँ पर मिलती है, एशिया में मिलती हैं। विश्व के 40% पशु जो है वो एशिया में पाए जाते हैं। अब देखिए, विश्व में दुग्ध उत्पादन की बात करें तो गाय के दूध उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है वो पहले नंबर पर आता है और सेकंड नंबर पर आता है भारत। पर अगर हम भैंस के दूध के प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भारत पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर आता है चाइना। ठीक है, पर अगर हम बात करें कुल दूध उत्पादन की तो उसमें भारत जो है वो पहले नंबर पर आता है और दूसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, पहले नंबर पर है। ठीक है, कुल दूध उत्पादन में पहले नंबर पर आता है भारत, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए, एक पशुओं से संबंधित रोग है मेडकाऊ रोग, जानवरों में होने वाला एक रोग है। ये रोग जो है गायों के मस्तिष्क के भाग को प्रभावित करता है और ये रोग जो है 1980 में ब्रिटेन में पहली बार देखने को मिला था, जिसमें 1,80,000 गायें जो थी उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, मेडकाऊ रोग के कारण, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये देखिए, हमने पशुपालन को अच्छे से डिस्कस करा। लास्ट में मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला देखिए, हमने बात की थी कि गेहूं और चावल उत्पादन में चीन जो है वो पहले नंबर पर आता है। ठीक है, तो चीन में गेहूं का उत्पादन अधिक जो होता है वो कहाँ पर होता है, हुआंगो नदी और उसकी सहायक नदी के बेसिन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। चीन में हुआंगो नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चावल उत्पादन में भी देखिए चाइना पहले नंबर पर है। तो चावल का प्रोडक्शन जो होता है चाइना में सबसे ज़्यादा, वो यांगसी और सिक्यांग नदी के घाटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर, यांगसी और सिक्यांग नदी के घाटी क्षेत्र में। ऐसे ही हमने बात करी थी कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ब्राज़ील जो है वो पहले नंबर पर आता है। तो ब्राज़ील का देखिए एक क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है, सालो पालो क्षेत्र, जिसे विश्व की कॉफ़ी मंडी भी बोलते हैं, कहुआ मंडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सालो पालो क्षेत्र को। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, शहतूश जो है वो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन है, जो कि चीन के तिब्बत में पैदा होता है। इस ऊन को चिरू नामक जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है। किस जानवर से, चिरू नामक जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है शहतूश ऊन को। इससे देखिए गर्म ऊनी शाल जो है वो बनाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत क्षेत्र जो है चीन का वो इसके लिए प्रसिद्ध है। विश्व में देखिए, अगर ऊन, वूल का अगर प्रोडक्शन की बात करें हम, ठीक है, तो सर्वाधिक प्रोडक्शन जो है वो कौन सा देश करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर वाला हमारा थ्योरी सेक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपने ध्यान से ये लेक्चर समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए, गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, चाइना आता है। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगर हम चावल के उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पर आता है देखिए चीन, सेकंड नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर कौन आता है, इंडोनेशिया आता है। क्लियर। वैसे अगर हम गेहूं के उत्पादन की बात करें तो पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है और तीसरे नंबर पर आता है रूस। ठीक है, गेहूं उत्पादन में तीसरे नंबर पर कौन आता है, रशिया आता है। तो यहाँ पर पहला स्थान पूछा था, इसलिए चीन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। विश्व में धान चावल उत्पादन में भारत का स्थान है, तो राइस प्रोडक्शन में देखिए भारत का जो स्थान है विश्व में वो कौन सा है, दूसरा स्थान है। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। तो देखिए, चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो किस देश के पास में है, भारत के पास में है। भारत के पास लगभग 43 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो चावल की कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल सही होगा।
विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है। तो देखिए गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? चीन करता है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो संकर धान की खेती जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ पर है? चाइना में है। जो चाइना में राइस बोया जाता है, चावल बोया जाता है, वो 50% किस टाइप का होता है? संकर धान होता है। तो संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय जो है वो कहाँ पर है? चाइना में। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी देखिए स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और ये भी कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में ही स्थित है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, धान जीन बैंक और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन है? ब्राजील है। सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन जो होता है वो ब्राजील में होता है। सेकेंड नंबर पर आता है गन्ने के मामले में भारत, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। निम्नलिखित देशों में कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय वहनतम उत्पादक है? तो वहनतम उत्पादक देखिए दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो देखिए चुकंदर के दो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन से हैं? अगर विश्व में पहले स्थान पर बात करें तो देखिए कौन सा देश आता है? रूस आता है। सेकेंड नंबर पर कौन सा देश आता है? फ्रांस आता है। और तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी। तो रूस और फ्रांस सबसे बड़े दो उत्पादक देश हैं चुकंदर के। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन देश चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो देखिए कौन सा देश जो है वो चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो एकमात्र यूक्रेन जो है वहाँ पर 100% जो चीनी का प्रोडक्शन होता है वो चुकंदर से होता है। हमने बात करी थी लेक्चर में, थ्योरी सेक्शन में हमने समझा था कि जो गन्ना होता है उससे 60% जो है चीनी का उत्पादन किया जाता है और बचा हुआ 30-40% जो है चीनी का उत्पादन चुकंदर से किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए चुकंदर से चीनी तैयार करता है कौन सा? यूक्रेन देश 100% चीनी का प्रोडक्शन करता है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? तो कपास की अगर बात करें तो देखिए कपास की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। और कपास उत्पादन में जैसा कि हमने बात करी थी कि पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? चाइना आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है भारत। पर अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की तो उसमें विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। 2202 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले नंबर पर आता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो केले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो कौन सा देश करता है? भारत करता है। अगर हम बात करें कुल फलों के उत्पादन की तो उसमें विश्व में पहले नंबर पर आता है चाइना और दूसरे नंबर पर आता है भारत, ठीक है, हमने अच्छे से डिस्कस करा था लेक्चर में। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये हमको तभी याद रहते हैं जब बार बार हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप थ्योरी सेक्शन से पढ़ते ही रहेंगे तो हो सकता है कि आप भूल सकते हैं, बट बार बार अगर आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, कि केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। तो जितनी ज़्यादा आप टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो नारियल का देखिए प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? इंडोनेशिया करता है। अगर संतरे की बात करें तो कौन सा देश करता है? संतरे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ब्राज़ील करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा इन सबको। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान है। तो फलों के प्रोडक्शन में भारत का स्थान जो आता है विश्व में दूसरा स्थान आता है, पहले पे चाइना आता है। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो देखिए तंबाकू के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, देखिए कौन? चीन आता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। सेकंड नंबर पर आता है भारत, ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन आता है? ब्राजील आता है। तो तंबाकू उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर आता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन वर्तमान में अपने चीनी उत्पादक का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? तो जो चीनी का प्रोडक्शन करता है उसका सर्वाधिक भाग जो है वो निर्यात करता है। तो 82% भाग जो है निर्यात करता है थाईलैंड। चीनी उत्पादक का 82% भाग जो है वो निर्यात करता है थाईलैंड, बी आंसर। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है।
विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। कौन से हैं देखिए, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पहले नंबर पर देखिए प्राकृतिक रबर के उत्पादन में आता है थाईलैंड, सेकंड नंबर पर आता है इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे कौन आता है, वियतनाम आता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाधिक रबर की खेती होती है, सबसे ज्यादा रबर की खेती जो होती है वो कहाँ पर होती है, इंडोनेशिया में होती है। देखिए ये क्वेश्चन 2010 एमपीपीएससी में पूछा गया था। 2010 की बात करें तो उस समय रबर की खेती जो होती थी सर्वाधिक कहाँ पर होती थी, भारत में होती थी। पर अगर आप वर्तमान कंडीशन की बात करें तो सबसे ज्यादा रबर की खेती इंडोनेशिया में होती है। भारत का स्थान देखिए 7वें नंबर पर आता है वर्तमान में। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है, थाईलैंड में होता है। श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई है? तो श्रीलंका में देखिए कॉफी की जो कृषि है वो पूर्णतः बंद कर दी गई है। किस रोग के कारण, पर्णकीट लीफ जस्ट रोग के कारण। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व में कहवा मतलब कॉफी के 2 सबसे ज्यादा उत्पादक देश हैं। तो देखिए विश्व के 2 ऐसे देश जो सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा देश आता है, ब्राजील आता है। सेकंड नंबर पर आता है वियतनाम, और तीसरे नंबर पे कौन सा देश आता है, कोलंबिया। तो यहाँ पर 2 पूछा है तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ब्राजील और वियतनाम। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के अनुसार शीर्षस्थ देश हैं, तो सबसे ज्यादा कहवा मतलब कॉफी का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, ब्राजील करता है। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक देश है? तो मतलब कॉफी का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? पहले नंबर पर है ब्राजील, दूसरे नंबर पर पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो वो कौन सा देश है, वियतनाम। ठीक है, प्रोडक्शन के दृष्टि से अगर देखें तो विश्व में पहले नंबर पर ब्राजील, सेकंड नंबर पर वियतनाम। अगर एक्सपोर्ट की अगर नजरिए से देखें तो भी विश्व में पहले नंबर पर ब्राजील और दूसरे नंबर पर आता है वियतनाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रोबस्टा एक प्रकार की क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है? तो देखिए रोबस्टा जो है कॉफी का एक टाइप है जो कि अफ्रीका और भारत में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बी आंसर। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? तो देखिए सबसे अधिक चाय का प्रोडक्शन जो करता है वो चीन करता है। सेकंड नंबर पर आता है भारत और तीसरे नंबर पर आता है केनिया। पर अगर निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है केनिया। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? तो कहाँ पर होता है, हवाई शहर में। मैंने आपको बताया था यहाँ की कॉफी जो है वो काफी प्रसिद्ध है, जिसे कोना कॉफी के नाम से जाना जाता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको मैं। एक मोका कॉफी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये कॉफी जो है कहाँ पर उगाई जाती है, यमन में उगाई जाती है। यमन में जो कॉफी उगाई जाती है उसका देखिए एक्सपोर्ट जो होता है, निर्यात जो होता है वो मोका नामक बंदरगाह से होता है। इस वजह से इस कॉफी का नाम जो है मोका कॉफी रखा गया है। ठीक है, तो मोका कॉफी का संबंध है वो किस देश से है, ध्यान रखिएगा, यमन से। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार की कृषि में सबसे अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो बागवानी कृषि में, बागवानी खेती में सबसे अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर, व्यापारिक बागवानी। तुंग्या कृषि जहाँ की जाती है वह है, तो देखिए स्थानांतरित कृषि का नाम है तुंग्या कृषि। हमने ट्रिक के माध्यम से याद करा था, तो बस उसी तरीके से देखते हैं हम। म्यांमार ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए वर्ड छुपा हुआ है मार। तो स्टोरी क्या थी हमारी कि एक बंदा जो था वो स्थानांतरित कृषि करने गया था अलग अलग देश में, तो म्यांमार गया तो वहाँ पर उसको मार पड़ी। तो वो मार के कारण अच्छे से कृषि नहीं कर पाया, बार बार तंग हो रहा था वो। तो देखिए वर्ड यहाँ पर तंग छुपा हुआ है तुंगिया में, तो इजीली आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो हमने डिस्कस करा था इसको। एजोला एनाबिना जो है एक प्रकार का जैविक खाद है जो कि धान की जब खेती की जाती है तो उसके प्रोडक्शन को 5 से 10% या 15% तक बढ़ाने के लिए एजोला एनाबिना जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसे किया जाता है, एजोला एनाबिना को। नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो किस एक फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, धान की फसल, चावल की फसल को बढ़ाने के लिए नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो चाय में देखिए कुछ तत्वों की हमने बात करी थी कि इसके अंदर देखिए थीन, कैफीन, टैनिन, ये तत्व जो है वो पाए जाते हैं। मॉर्फिन जो है वो नहीं पाया जाता है चाय में।
तो यहाँ पर डी आंसर। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो देखिए मक्के का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो कौन करता है? अमेरिका करता है, ठीक है। बट मक्के का मुख्य भोजन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? मध्य अफ्रीका में किया जाता है। मध्य अफ्रीकी देशों में मक्के का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पर पैदा होता है? शहतूश जो गर्म ऊन है वो कहाँ पर पैदा होता है? चीन के तिब्बतीय क्षेत्र में, और इसे चिरू के बालों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड है। शहतूश शॉल बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? चिरू के बालों से शहतूश शॉल बनाई जाती है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर हमने डिस्कस करा था, देखिए शहद के उत्पादन से संबंधित है। ए आंसर। विटिकल्चर किसे कहते हैं? विटिकल्चर जो है अंगूर के उत्पादन को विटिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही। फलों की खेती को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। सब्जियों की खेती के लिए एक स्पेसिफिक नाम हमने डिस्कस करा था, ऑलेरिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस हैं, ऑलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ये सब हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस आती है, ठीक है, उसकी शाखाएं हैं। तो यहाँ पर सब्जियों की खेती के लिए एक स्पेसिफिक नाम है, तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा, ऑलेरिकल्चर होना था यहाँ पर। तो यहाँ पर सी कथन जो है वो सुमेलित नहीं है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश हैं, तो सर्वाधिक देखिए दूध का प्रोडक्शन जो है वो कौन करता है? भारत करता है। दुग्ध में अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम होगा, तो पहले नंबर पे कौन सा देश आएगा? देखिए भारत, सेकंड नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पर आता है चाइना, और चौथे नंबर पर रूस। तो यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित देशों में कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? पहले स्थान पर मक्का उत्पादन में कौन आता है? अमेरिका आता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड नंबर पर आता है चीन, और तीसरे नंबर पर आता है ब्राजील। तो यहाँ पर दूसरा पूछा है, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बॉल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। कॉफी प्लांटेशन को ब्राजील में क्या कहा जाता है? हमने डिस्कस करा था, फजेंडा। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो देखिए सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। सेकंड नंबर पर आता है भारत, तो सी आंसर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे नंबर पर पाकिस्तान आता है, ठीक है, कपास के उत्पादन में। और भारत और चीन में कपास की देखिए कौन सी किस्म पाई जाती है? छोटे रेशे वाली कपास जो है भारत और चीन में बोई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो सबसे ज्यादा देखिए लावा से जो निर्मित हुए मैदान, उसमें कपास की खेती की जाती है। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो भारत में जो कपास बोया जाता है वो किस टाइप का कपास होता है? तो छोटे रेशे वाला कपास जो है भारत में बोया जाता है, भारत और चाइना में। तो यहाँ पर सी आंसर। मध्य रेशे वाला जो कपास है वो कहाँ पर बोया जाता है? नील नदी से सटे देशों में मध्य रेशे वाला कपास जो है वो बोया जाता है, और लंबे रेशे वाला कपास जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बोया जाता है, ठीक है। जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? देखिए जूट के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? भारत करता है। सेकेंड नंबर पर आता है बांग्लादेश। अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन की, तो बांग्लादेश जो है वो पहले नंबर पर आता है, तो सी आंसर। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है, ओके। रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। रबड़ के बागान जो है वो सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में, ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास जो वन क्षेत्र हैं वहां पर रबड़ के बागान जो है वो देखने को मिलते हैं, तो डी आंसर। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होता है? तो आलू सबसे ज्यादा कहाँ पर देखिए प्रोडक्शन होता है आलू का? चाइना में होता है।
अगर प्याज टमाटर की बात करें तो उसका भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में ही होता है। अगर सेकंड नंबर पे देश की बात करें आलू प्याज और टमाटर के प्रोडक्शन में तो भारत का नंबर आता है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। निम्न में से कौन सी स्थानांतरित कृषि नहीं है? चेन्ना स्थानांतरित कृषि है, जूमिंग ये भी स्थानांतरित कृषि है, तमराई ये भी स्थानांतरित कृषि है, फेजेंडा ये स्थानांतरित कृषि नहीं है। ब्राजील में जहां पर बहुत अधिक कॉफी प्लांटेशन होता है उसे वहां पर फजेंडा या फेजेंडा कहा जाता है। ओके, तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा, स्थानांतरित कृषि नहीं है। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, तो देखिए भारतीय कृषि को जब हमने डिस्कस करा था उसमें हमने ये सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं हम। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है, तो ए आंसर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 में देखिए फसल दे रखा है और सूची 2 में अग्रणी उत्पादक दे रखा है। तो चावल का देखिए यहाँ पर बात करें तो चाइना होगा, मक्के की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रबड़ की बात करें तो मलेशिया, गन्ने की बात करें तो ब्राजील। ठीक है, तो डी का क्या होगा? पहला, मतलब डी का पहला एक ही दिख रहा है हमको, ए वाला, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें हैं। तो देखिए खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो 3 प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं? गेहूं, चावल और मक्का। डी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर देखिए आता है अफ्रीका का देश आइवरी कोस्ट, सेकंड नंबर पे घाना और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है, तो सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, जो एक्सपोर्ट नहीं करता है चाय को? कीनिया करता है, भारत भी करता है, श्रीलंका भी करता है, यूएसए जो है वो इंपोर्ट करता है चाय को, एक्सपोर्ट नहीं करता है, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। हेलोफाइट्स किस मिट्टी में वृद्धि करते हैं? हेलोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, जो वनस्पतियां होती है, वो किस मिट्टी में वृद्धि करते हैं? क्षारीय नमकीन मृदा में, नमकीन मिट्टी में वृद्धि करते हैं, सी आंसर। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है? हमने ट्रिक से याद करी थी, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पतियां उगती है वो हमको देखिए बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देती हैं, जीरो होती है वहां पर वनस्पतियां। ठीक है, कुछ ही इक्का दुक्का हमको देखने को मिलती हैं, ये हमारी ट्रिक थी। तो जीरो वनस्पति मतलब जीरो फाइट, सी आंसर। जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां या पौधे को कहा जाता है? तो जल के जो ऊपरी सतह पर वनस्पतियां पौधे उगते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है, और जो नमी वाली आर्द्रता वाली जगह पर वनस्पतियां पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? हाइग्रोफाइट कहा जाता है। तो हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो फ्रेंड्स देखिए ये टेस्ट वाला सेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर से आपका क्वेश्चन जो है 100% बिल्कुल सही होगा। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।